press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों आज से हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए एक डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि आज से मैं डेली एक नया प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा, वो भी साइंस, मैथ, इंग्लिश और एसएसटी बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेकर आऊँगा ताकि आपके जो पेपर से पहले आपके प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि आपका जो पैटर्न है चेंज हो चुका है। इस बार आपके क्या है, एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 16 क्वेश्चन केवल एक एक नंबर के होंगे। उनमें से आज हम केवल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी सेक्शन 1 से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सप्रेस 234 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी 234 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए यानी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 234 क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 234 को सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करिए, देखिए कितना आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने इसे फैक्टर कर लिया। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे आप इसे लिख लेंगे, यानी फैक्टर करके केवल आपको लिखना है 2 × 9 × 13। ये आपका आंसर है। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.5 मीटर। इसका मतलब क्या, देखिए आपके पास एक व्हील दे रखा है। व्हील का मतलब क्या फ्रेंड्स, व्हील का मतलब आपके पास एक कोई पहिया दिया हुआ है, यानी कोई चक्का दिया हुआ है। इस पहिए में क्या है, इसकी जो डायमीटर है 1.54 मीटर। यानी डायमीटर क्या होती है, वृत्त के एक बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम डी बोलते हैं, लेकिन इसका आधा क्या होगा फ्रेंड्स, इसे हम आर कहेंगे और पूरे को हम क्या कहते हैं, डी, जिससे कि जो कितना दे रखा आपका 1.54 मीटर। ठीक है, ओके। अब पूछा जा रहा है कि अगर ये पहिया आपका 200 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एक चक्कर का निकालेंगे। एक चक्कर के लिए इसकी परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है फ्रेंड्स, आपको पता है ये होता है 2πr। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान रखेंगे आप 22/7 और r कितना, देखिए अभी आपको मैंने बताया था r जो होता है d का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, d का आधा होता है। तो क्या d कितना दे रखा, 1.54 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से पॉइंट को रिमूव करिए, ये आ जाएगा नीचे 100। 7 से कट जाएगा 22 बार में और 2 से इस 2 को काट लीजिए। 22 को 22 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 484 मीटर। ठीक है, तो आपको एक बार पहिए की पूरी सर्कमफेरेंस आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, 270 चक्कर लगाने के बाद कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 200 रिवॉल्यूशन, यानी 200 रिवॉल्यूशन में, यानी 200 चक्कर में जो ये पहिया है कितनी दूरी तय करेगा। इसको 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 200 × 484 और डिवाइड कितना दे रखा भाई, 100 भी तो है ये, तो 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए ये इसे काटिए 2 बार में, तो क्या होगा, 2 से 484 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 968 मीटर। तो ये है आपका आंसर के, यानी 200 चक्कर में जो ये जो पहिया होगा 968 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। बस क्या करना आपको, यहाँ पे दे रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन का यानी रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है और आपको ये भी बोला जा रहा है कि उसका जो युग्म है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल है उसका। तो अद्वितीय हल के केस में देखिए क्या होता है, जब अद्वितीय हल हो यानी यूनिक सॉल्यूशन हो, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ लाइन विल इट ग्राफ्स फॉर्म रिप्रेजेंट। तो इसका जो ग्राफ होगा किस तरीके का होगा, आपको ध्यान रखना है। यूनिक सॉल्यूशन में जो ग्राफ होगा ये होगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मैंने आपको बताया था, एक टेबल आपको याद कराई थी। टेबल में जैसे देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल में क्या है, देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या ग्राफ क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग। उसके बाद दूसरे क्या है, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन संपाती जिसे कोइंसिडेंट बोलते हैं। इसमें जो ग्राफ होगा क्या होगा, इसमें ग्राफ कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट होगा, संपाती होगा। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में आपका जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा पैरेलल यानी समांतर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ केवल यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा था तो आपको लिखना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ की जो लाइन होगी ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग, यानी क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी। ठीक है फ्रेंड्स, केवल आपको इतना ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, जो आपके पास देखिए एक बार यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, दो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है। कौन सी देखते हैं, एक दे रखी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी दे रखी आपको 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। बोला जा रहा है इसके रेशियो यानी इसके कोफिशिएंट के रेशियो को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और आप ये बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यानी कंसिस्टेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स संगत और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत। ठीक है, कंसिस्टेंट दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहते हैं हम संगत को और इनकंसिस्टेंट कहते हैं असंगत। अब चलिए ये आपको ध्यान रखना है, पहले कंसिस्टेंट कब होगा, आपको जो टेबल अभी जस्ट मैंने आपको बताया, टेबल में मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन। पहली कंडीशन थी अद्वितीय हल वाली, दूसरी कंडीशन थी मैनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल वाली, और तीसरी कंडीशन थी कोई हल नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें भी अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, जैसे पहली और दूसरी कंडीशन में अद्वितीय हल और इसके साथ साथ मैनी सॉल्यूशन यानी बहुत सारे हल आ रहे हैं, तो इनमें क्या है आपको ध्यान रखना है जिसमें कोई ना कोई हल आएगा, जिस ग्राफ के अंदर, जिस इक्वेशन के अंदर, उसे हम कंसिस्टेंट यानी संगत मानकर चलेंगे। और जिसमें कोई हल नहीं आएगा, जैसे देखिए पैरेलल वाले कंडीशन में कोई हल नहीं है, तो इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है ये इनकंसिस्टेंट होगा यानी असंगत होगा। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं इसके रेशियो को। रेशियो यानी कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए x के साथ जो जुड़ा हुआ उसे कोफिशिएंट बोलेंगे। इसके अनुपात को क्या करना है, कंपेयर करना है, रेशियो को कंपेयर करना है। देखिए तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 1/3, इसका होगा माइनस का 2/4 और इसका हो जाएगा 3 माइनस का 3/20। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आप इसे कट कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा, देखिए 1/3, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 3/20। देखिए कोई भी इक्वल नहीं है तो कौन सी कंडीशन आएगी, पहली कंडीशन जिसमें आपने पढ़ा था अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है, बताइए इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो कौन से में जाएगा, ये संगत यानी कंसिस्टेंट। बोले तो क्या बोलेंगे इसमें, ये कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 3/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझिए एक बार ज़रा कि किसी भी इवेंट के यानी कोई भी घटना के घटने की प्रायिकता 3/7 आपको दे रखी है। ठीक है, यानी देखिए जो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता को हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE से लिखते हैं, ये आपको दे रखा है 3/7। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि उस घटना के ना घटने की प्रायिकता बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए इससे जो घटना ना घटने की प्रायिकता को हम इसे दिखाते हैं P0 इक्वल टू, ये हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। दोबारा समझिए, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो जोड़िए, देखिए ये क्या करेंगे, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता पहले लिखिए आप, ये घटना के घटने की प्रायिकता PE होती है और किसी भी घटना के ना घटने की प्रायिकता P0 इक्वल टू, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। देखिए PE आपको कितना दे रखा है, PE आपको यहाँ पे 3/7 दे रखा है और P0 इक्वल टू क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, 1 के इक्वल रख देंगे और 3/7 को आप इधर लेकर आइए। तो देखिए हमें निकालना है P0E। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, 1 माइनस 3/7, तो इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करिए, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके देखिए कितना होगा, 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 4/7। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 12/13, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, ये आपके ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है अगर आपको, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिए अगर साइन थीटा बोला जा रहा है कि 12/13 यानी 12/13 है, तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है। चलिए, जब मैं आपको ट्रिगो के इंट्रोडक्शन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक बार बताता हूँ दोबारा।
और फ्रेंड्स अगर आप ट्रिगो की बेसिक इंट्रोडक्शन की फुल वीडियो चाहते हैं तो ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए थीटा, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। और साइन थीटा क्या है? साइन थीटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या मतलब हो भाई? पंडित बद्री प्रसाद, या मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये P/H है, दूसरा B/H है, तीसरा P/B है। आपको याद रखना है, जैसे आपने देखिए किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म तो आप याद रखते हैं ना। जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए आप याद रखेंगे SCT। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं SCT, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो होती है SCT, ठीक है। तो SCT अब यहाँ देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे, S को हम कहेंगे साइन, C को कहेंगे कॉस, टी को कहेंगे टेन। बस आपका फॉर्मूला तैयार है। साइन वाला फॉर्मूला हो जाएगा P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। आपको यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, देखिए पहला वाला ये ऊपर P हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है P/H। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर कितना 12 और हाइपोटेनियस कितना 13, ठीक है। लिख लीजिए, यह हाइपोटेनस 13 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये इसकी आधार पहले निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई? जो बड़ी साइड का स्क्वायर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर, जिसे हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर कहते हैं, वो आधार का स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। देखिए कर्ण कितना 13 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर, और आधार कितना, आधार नहीं पता, आप आधार निकालेंगे तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। और लंब कितना 12, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख लीजिए। 13 का स्क्वायर होता फ्रेंड्स 169, और आधार का स्क्वायर आपको पता करना है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इस 144 को इधर लेकर आइए। देखिए 169 में से इसको माइनस करिए, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। जब आप 169 से 144 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 25, और यहाँ पे देखिए ये आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आधार कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर से लेकर चलिए, उधर रूट में आ जाएगा 25, ये हो जाएगा आधार। और 25 का फ्रेंड्स स्क्वायर रूट होता है 5। तो देखिए आपका क्या आधार कितना आ गया, आधार आ गया 5। अब क्या करना है, बस आपका काम आसान हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कॉस थीटा। चलिए कॉस का फॉर्मूला आप बताइए, मैंने अभी बताया था आपको, बताइए कॉस का क्या होगा। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। आधार कितना 5, कर्ण कितना 13, तो ये आंसर आ जाएगा 5/13, 5/13, ठीक है। अब चलिए इसी से अगर आपको tan पूछे, कॉट पूछे, कोसेक पूछे, सेक पूछे, कुछ भी पूछा, आप आराम से फॉर्मूले पर डालकर वो निकाल सकते हैं आंसर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। अ डाइस इज थ्रोन, पहले इसी को रफ कर देता हूँ, समझ लीजिए ज़रा। पूछा जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, अ डाइस इज थ्रोन, यानी जो पासा आपने तो देखा होगा ना, पासा बोलते हैं, जो पासा आप खेलते हैं ना लूडो वगैरह, तो बोला जा रहा है अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। आपको ध्यान रखना प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, 2 इवन होते हुए, सम संख्या होते हुए भी प्राइम नंबर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या, 2 है, 3 है, 5 है, यानी आपको पता है कि पासे पे 1 से लेकर कहाँ तक लिखा होता है, 6 तक लिखा होता है। इस 6 के बीच 2, 3, 5, 3 ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है, यानी क्या है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या होती है, वो नंबर, वो संख्या जो खुद से ही कटती हो, इसके अलावा और किसी से ना कटे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या टोटल आपने पढ़ा होगा कि क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी प्रायिकता का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, क्या, possibility of number of outcomes upon total number of outcomes। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये नंबर देखिए पॉसिबिलिटी कितनी हो रही, कितनी बन रही है, 1 2 3, तो ऊपर क्या करेंगे 3 लिखेंगे, और कितने में से बन रही है, टोटल 6 में से, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब HCF ऑफ ए को प्राइम नंबर इज, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, को प्राइम नंबर क्या होती है, पहले समझिए। को प्राइम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम कहते हैं फ्रेंड्स सह अभाज्य संख्या। आप समझिए ज़रा, सह अभाज्य क्या होती है। सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जब 2 संख्याओं का HCF जो है 1 होगा, तब उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे, यानी सह अभाज्य संख्या कहेंगे। बस आपका आंसर आ जाता है। देखिए को प्राइम नंबर क्या होती है, 2 नंबर, जैसे मान लीजिए 3 और 7 है, 3 और 7 का जब आप ये करेंगे HCF निकालेंगे तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है।
तो 3 और 7 का HCF 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, को प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा पढ़िए जरा, HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज़, तो क्या करेंगे, को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोज बनेंगे, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं आप, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे 7x कर लीजिए, ठीक है। 3x² प्लस 7x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको मिडल टर्म तोड़ते थे, आपको मैंने दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद आपको जो दिया हुआ होता है, जब आप उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या होता है, फाइनली आपको x की 2 वैल्यू निकल कर सामने आती है। तो x की जो 2 वैल्यू आती है, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, एक कभी कभी प्लस में आती है, दूसरी माइनस में होती है, या दोनों ही कभी कभी प्लस में आ जाती है, दोनों माइनस में, इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आती है। तो बताइए अब आंसर आप खुद ही बताइए कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघातीय बहुपद के अंदर कितनी शून्यकों की संख्या होती है। तो शून्यकों की संख्या हमेशा द्विघातीय बहुपद में कितनी होती है फ्रेंड्स, 2 ही होती है। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज की इस वीडियो में 9 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस पेपर ही कराऊंगा, और आप इस वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपकी प्रिपरेशन अगर अभी तक कुछ भी नहीं हुई है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और फाइनल एग्जाम में आप अच्छे तरीके से पेपर दे सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।